हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और हमारे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स जून 2020। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस आज 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2016 में 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को चिन्हित करने और एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाए जाने को अपनाया था। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं, जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। एस्टेरॉयड बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक एस्टेरॉयड कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक का हो सकता है। उन्हें सौर मंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। के वेणुगोपाल। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया है। के वेणुगोपाल की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 23 जून 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। वर्ष 1931 में जन्मे के वेणुगोपाल ने वर्ष 1954 में एक अधिवक्ता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 89 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और इन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। किल कोरोना अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई 2020 से राज्य में किल कोरोना अभियान की शुरुआत करेंगे, ताकि राज्य के सभी घरों की स्क्रीनिंग की जा सके। इस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी भोपाल से की जाएगी। इस अभियान के तहत राज्य में कुल 10,000 टीमों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक टीम एक दिन में लगभग 100 घर कवर करेगी। डोर टू डोर सर्वे के इस अभियान में कोरोना वायरस के साथ साथ मलेरिया, डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी चिन्हित किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। किल कोरोना अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस 15 दिवसीय अवधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख
कोविड-19 परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। लाजरस चकवेरा। हाल ही में मलावी में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनावों में सर्वाधिक वोट हासिल करने के बाद विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा को मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें इस चुनाव के दौरान कुल 58.57% मत प्राप्त हुए। बीते वर्ष 21 मई को मलावी में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति पीटर मुथारिका को 38.57% मत प्राप्त हुए थे और सर्वाधिक मत प्राप्त करने के कारण पीटर मुथारिका को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। हालांकि मलावी के विपक्षी नेताओं ने इस चुनाव को काफ़ी आलोचना की थी और पीटर मुथारिका पर चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। मलावी के न्यायालय ने अपनी जांच के दौरान विपक्षी नेताओं के आरोपों को सही पाया और अपनी जांच के आधार पर 3 फरवरी 2020 को वर्ष 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को निरस्त कर दिया। इसके पश्चात हाल ही में पुनः चुनाव आयोजित किए गए और विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा विजयी हुए। मलावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध वे देश होते हैं जिनकी सीमाएं जल से घिरी नहीं होती हैं, वो स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। लैंड लॉक, जिनकी जमीन लॉक्ड होती है। मलावी की अधिकांश आबादी जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर है। यह उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी झील, दक्षिण में मोजाम्बिका और पश्चिम में जाम्बिया से घिरा हुआ है। आधार आधारित डेटाबेस। केंद्र सरकार अपनी सभी कृषि उन्मुख योजनाओं को डिजिटल बनाने और किसान के लिए सीधे खरीद मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित डेटाबेस लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसानों का डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ उनके भूभाग का नक्शा भी तैयार किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार इस आधार पर आधारित डेटाबेस के पहले चरण में देश भर के कुल 9 राज्यों के लगभग 50 मिलियन किसानों का विवरण शामिल होगा। इस डेटाबेस में व्यक्तिगत कृषि भूमि की उपग्रह इमेजिंग भी शामिल होगी, जिससे किसानों को उनकी भूमि और उनके द्वारा लगाई जाने वाली फसलों के आधार पर सलाह दी जा सकेगी। संभवतः इस आधारित डेटाबेस में मौजूद डेटा को उत्पादकता बढ़ाने हेतु नवीन समाधान विकसित करने के लिए भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। यह डेटाबेस सभी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हाल ही में भारत एवं भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन सी परियोजना है? खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना। किन किन के बीच में? भारत और भूटान के बीच में। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह भारत एवं भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना होगी। इस परियोजना के संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत का सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान का डुग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2008 में भूटान को वर्ष 2020 तक कुल 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित करने में सहायता का आश्वासन दिया था। भारत की इस प्रतिबद्धता के तहत भूटान में विकसित की जाने वाली 4 परियोजनाओं में खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना एक अहम परियोजना है। 600 मेगावाट की इस रन ऑफ द रिवर परियोजना को पूर्वी भूटान के त्रांसी याग्त्से जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की संभावना है। रियायत अवधि। भारत सरकार अनुदान के रूप में भूटानी संयुक्त उद्यम कंपनी DGPC को इक्विटी हिस्सेदार प्रदान करेगी। एक बार परियोजना चालू हो जाने के बाद संयुक्त उद्यम के सहयोगी इसे 30 वर्षों के लिए संचालित करेंगे, जिसे रियायत अवधि कहा जाएगा। इसके बाद इस परियोजना का पूर्ण स्वामित्व भूटान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो
रॉयल्टी के रूप में इस परियोजना से विद्युत प्राप्त करेगा। भारत भूटान जल विद्युत परियोजनाएं। अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की 3 पनबिजली परियोजनाओं, 336 मेगावाट की चुक्खा परियोजना, 60 मेगावाट की कुरुक्षु परियोजना, 1020 मेगावाट की ताला परियोजना का निर्माण किया है, जो भारत की अधिशेष बिजली का परिचालन एवं निर्यात कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, भारत भूटान जल विद्युत परियोजना, अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की 3 बिजली परियोजनाओं को, जिनमें से 336 मेगावाट की चुक्खा परियोजना, 60 मेगावाट की कुरुक्षु परियोजना एवं 1020 मेगावाट की ताला परियोजना का निर्माण किया है, जो भारत को अधिशेष बिजली का परिचालन एवं निर्यात कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को पूरा किया है और दोनों पक्ष 1200 मेगावाट की पुनासांगछू एवं 1020 मेगावाट की पुनासांगछू 2 सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने हेतु प्रयासरत हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगारों को सृजित होने की संभावना है। पीएमएफएमई योजना के उद्देश्य, आइए एक नज़र इस पर भी। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। योजना की आवश्यकता क्यों है? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच की कमी, संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव, संस्थागत ऋण तक पहुंच की कमी, उत्पादों की खराब गुणवत्ता, जागरूकता की कमी, ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी। योजना की समयावधि, योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद का दृष्टिकोण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODDP, निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिए योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। राज्यों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी। ODOP में जल्दी खराब होने वाले उत्पाद अनाज आधारित उत्पाद हो सकते हैं, जिसका जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ऐसे उत्पादों में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मत्स्यन, मुर्गी पालन आदि शामिल हैं। भारत बायोटेक द्वारा भारत में विकसित की जा रही पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवाक्सिन के मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दे दी गई है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस वैक्सीन के फेज 1 एवं फेज 2 के मानव क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी प्रदान की है। अगले महीने अर्थात जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। इस वैक्सीन को हैदराबाद जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक कंपनी की BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से कोरोना वायरस स्ट्रेन से अलग किया गया है, जिसके बाद भारत बायोटेक कंपनी को भेजा गया है, जहां इस स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया गया है। भारत बायोटेक अपने सेल कल्चर प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी द्वारा पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और जीका रोगों के लिए भी टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने वाली भारत बायोटेक कंपनी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कावोफ्लू टीका तैयार करने के प्रयासों में लगी है। युगांडा निर्वनीकरण और वन समीकरण निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन
कार्यक्रम के माध्यम से उत्सर्जन में कमी के परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। REDD+ कार्यक्रम इस उद्देश्य निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। बात करते हैं आज के वन लाइनर की। स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? VK पॉल। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या है? कोरोना कवच। सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 का कार्यकाल क्या है? उत्तर है 7 साल। विजडन द्वारा 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है मुथैया मुरलीधरन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को